शुरुआत आयरलैंड के एक शहर से होती है जहाँ कुछ जादुई परियां और क्रिएचर्स छोटे बच्चों को चुराते थे और उनकी जगह जादुई जीवों को बच्चों के रूप में छोड़ जाते थे जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन एक कपल अपनी छोटी बेटी एलिस को देखते हैं जो उनकी बेटी जैसी नहीं लग रही थी। फिर वे हेल बॉय नाम के पैरानॉर्मल डिटेक्टिव को घर बुलाते हैं। हेल बॉय छोटी बच्ची को देखकर ही समझ जाता है कि वो असली एलिस नहीं है। ये पता लगाने के लिए वो एक लोहे के टुकड़े को बच्ची के पास ले जाता है। तभी वो रोने लगती है और जल्द ही छोटी बच्ची एक सूअर में बदल जाती है जिसका नाम पिगलेट होता है। पिगलेट हेल बॉय से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन हेल बॉय एक लोहे की रॉड से उसे रोक लेता है। पिगलेट का पैर जलने लगता है और वो वादा करता है कि परियां एलिस को सही सलामत वापस लौटा देंगी। इसके बाद पिगलेट खुद को छुड़ाकर एक चिमनी के रास्ते वहाँ से भाग जाता है। अगले ही दिन एक परी एलिस को दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। अब क्योंकि एलिस कुछ दिन परियों की दुनिया में रहकर आई थी, इसलिए उसमें कुछ शक्तियाँ भी आ जाती हैं जो आगे चलकर हेल बॉय के मिशन में मदद करेंगी। इसके बाद कहानी सीधी आज के टाइम में आ जाती है, जहाँ अपना भाई हेल बॉय मेक्सिको के तिजुआना शहर में पहुंचता है। उसे अपने ही डिपार्टमेंट के एक एजेंट को ढूंढना था। उसे वैम्पायर को पकड़ने के लिए मिशन पर भेजा गया था और तब से उसकी कोई खबर नहीं है। इसके बाद एक भरोसेमंद बंदे से खबर मिलने पर हेल बॉय एक अखाड़े में पहुंचता है, जहां वही एजेंट सरकारी ड्यूटी छोड़कर पहलवान बना पड़ा था। हेल बॉय उसे वापस चलने को बोलता है, लेकिन एजेंट उल्टा उसे अखाड़े में भिड़ने की चुनौती दे देता है। दोनों में घमासान शुरू हो जाता है। तभी हेल बॉय की नजर उसके नुकीले दांतों पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। नकाब हटाते ही एजेंट का असली पिशाच वाला रूप सामने आ जाता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। हेल बॉय उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन हमला करने पर हेल बॉय गलती से उसे लोहे के खंबे पर दे मारता है। मरने से पहले एजेंट फिर इंसानी रूप में आता है और हेल बॉय को उसके असली नाम से बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि अब दुनिया का अंत नजदीक आने वाला है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्त को अपनी बाहों में मरता देख हेल बॉय टूट जाता है और शराब में गम डुबोने लगता है। तभी प्रोफेसर, जिन्होंने हेल बॉय को बचपन से पाला है, उसे वापस बुलाने के लिए 2 एजेंट भेजता है। वापस आने पर प्रोफेसर बताता है कि इंग्लैंड का पुराना संगठन ओसिरिस क्लब हमारी मदद मांग रहा है। ये लोग भी अंधेरी ताकतों और खतरनाक जीवों से इंसानों को बचाते हैं और अब 3 विशाल दैत्यों को ठिकाने लगाने वाले हैं। प्रोफेसर का इस क्लब से पुराना नाता है और उस क्लब के साथ मिलकर उन्होंने बहुत से मिशन पूरे किए हैं, इसलिए हेल बॉय को उनके साथ भेजा जाता है। हेल बॉय इंग्लैंड पहुंचकर ओसिरिस क्लब के अड्डे में जाता है, जहां लॉर्ड एडम और उसके साथी उसका स्वागत करते हैं। अंदर उसे एक कमरे में विशाल दैत्यों के कटे हुए सिर दिखाई देते हैं, जिन्हें क्लब वाले शिकार करके ट्रॉफी की तरह रखते थे। तभी पता चलता है कि 3 बड़े दैत्य अपनी कब्रों से निकलकर तबाही मचा रहे हैं और उन्हें शहर पहुंचने से पहले रोकना जरूरी है। दूसरी तरफ हम उसी सूअर जैसे दिखने वाले प्राणी को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसका नाम है पिगलेट। पिगलेट हेल बॉय से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो एक बूढ़ी चुड़ैल के पास पहुंचता है। हेल बॉय पहले ही चुड़ैल की एक आंख खराब कर चुका था, इसलिए दोनों के मन में हेल बॉय के खिलाफ पुरानी खुन्नस भरी पड़ी थी। चुड़ैल पिगलेट को हुक्म देती है कि ब्लड क्वीन के बिखरे शरीर के सारे टुकड़े ढूंढकर उसे दोबारा जिंदा करें, ताकि ब्लड क्वीन की मदद से वे दोनों अपना बदला ले सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लड क्वीन कौन है? दरअसल यही जादूगरनी इस कहानी की सबसे खतरनाक विलन है। आज से हजारों साल पहले इंसानों और अंधेरी दुनिया के जीवों के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई थी और ब्लड क्वीन खुद इस जंग का नेतृत्व कर रही थी। इंसानों के प्रति उसकी इस नफरत को देखते हुए एक दिन इंसानों के राजा आर्थर को बड़ा कदम उठाना पड़ा। वो अपने ताकतवर जादूगर मर्लिन के साथ पेंडल हिल पहुंचता है, जहां एक पुराने पेड़ के नीचे उसकी मुलाकात ब्लड क्वीन और उसकी बहनों से होती है। आर्थर ऊपर से शांति और समझौते की बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भरोसा था कि इंसान और अंधेरी दुनिया के जीव कभी साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो धोखे से ब्लड क्वीन पर हमला करवा देता है। उसकी चुड़ैल बहन की मदद से आर्थर एक्सकैलिबर लेकर उस पर टूट पड़ता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके शरीर से जो खून निकलता है उसे वहाँ मौजूद एक पेड़ सोख लेता है। वहीं ब्लड क्वीन के शरीर के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग संदूकों में बंद कर दिया जाता है, जिन पर पवित्र मंत्रों की मोहर लगा दी जाती है। इन मोहरों को सिर्फ ईश्वर के सच्चे पुजारी ही तोड़ सकते थे। आखिर में राजा आर्थर के सैनिक उन संदूकों को दुनिया के अलग अलग सुनसान इलाकों में छिपा देते हैं, ताकि ब्लड क्वीन दोबारा कभी लौट न सके। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ पिगलेट ब्लड क्वीन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढ रहा है। इसके बाद वो एक ऐसे चर्च में घुसता है जहाँ कई साधु चुप रहने की शपथ लेकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो बेरहमी से सब पर हमला करता है और उन्हें बुरी मौत मारता है, लेकिन एक साधु को जिंदा छोड़कर उसे चर्च के नीचे बनी गुप्त जगह तक ले जाता है। वहाँ ब्लड क्वीन के शरीर का एक हिस्सा बंद संदूक में रखा था, जिस पर पवित्र मोहर लगी थी। मोहर तोड़ने के लिए खास मंत्र जरूरी था, लेकिन साधु मना कर देता है, तो वो दरिंदा उसकी जीभ खींच कर निकल जाता है। फिर उसकी आवाज की नकल करके मंत्र बोलता है और मोहर टूटते ही ब्लड क्वीन का कटा हुआ सिर जाग उठता है।
उधर अगले दिन हेलबॉय ओसिरिस क्लब के शिकारियों के साथ दैत्यों के पीछे निकलता है। वे सभी नदी पर बने एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका असली शिकार खुद हेलबॉय था। क्लब वाले अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके शरीर में भाले घोंप देते हैं। हेलबॉय कुछ शिकारियों को मारकर भागने लगता है, लेकिन एक के बाद एक भाले उसके शरीर में धंसते जाते हैं और लॉर्ड एडम खास इलेक्ट्रिक शॉक चलाकर उसे तड़पाने लगता है। वो बताता है कि उन्हें हेलबॉय की मदद चाहिए ही नहीं थी, उसे सिर्फ फंसाकर मारना था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार हेलबॉय भी वो दानव है जो इस दुनिया को अपनी तलवार से खत्म करेगा। इतना कहकर लॉर्ड एडम तलवार निकालकर उसका सिर काटने बढ़ता है। तभी एक विशाल दैत्य आकर लॉर्ड एडम का ही सिर उड़ा देता है। कुछ देर बाद जब हेलबॉय को होश आता है तो वो देखता है कि दो जायंट्स उन्हीं शिकारियों की लाशें खा रहे हैं जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। तभी तीसरा दैत्य पीछे से विशाल तलवार लेकर उस पर हमला करता है और अब तीनों मिलकर हेलबॉय को बुरी तरह पटकने लगते हैं। घायल होने के बावजूद हेलबॉय पलटवार करता है। वो एक पेड़ को उखाड़कर दैत्य की आंख फोड़ देता है। इसके बाद एक के गले में पेड़ का तना ठूस देता है। एक और दैत्य उस पर हमला करता है तो वो उसकी आंख ही निकाल लेता है। हालांकि तीनों जायंट्स हेलबॉय को भी बुरी तरह मारते हैं, लेकिन फिर आखिरी दैत्य की विशाल तलवार छीनकर उसके हाथ पैर काटता है और आखिर में उसका सिर भी उड़ा देता है। अब घायल हेलबॉय खुद भी बुरी तरह कमजोर हो चुका था। तभी हेलबॉय धुंधली नजरों से एक वैन को अपनी तरफ आते देखता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पिगलेट लगातार ब्लड क्वीन के शरीर के हिस्से जमा कर रहा था और अब सिर्फ उसका बायां हाथ बचा था। उसके मिलते ही ब्लड क्वीन की सारी शक्तियां वापस आ जाती। वहीं हेलबॉय की आंख एक अपार्टमेंट में खुलती है जहां उसकी मुलाकात एलिस से होती है, उसी लड़की से जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में बचाया था। घटना के बाद दोनों कभी नहीं मिले थे, इसलिए एलिस उससे थोड़ी नाराज थी। अब एलिस मरे हुए लोगों की आवाजें सुन सकती थी और वे लगातार उसे हेलबॉय को मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन एलिस उनकी बात नहीं मानती। तभी प्रोफेसर के लोग वहां पहुंचकर हेलबॉय को जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। बाहर निकलते समय हेलबॉय प्रोफेसर को बताता है कि जिन लोगों की मदद के लिए उसे भेजा गया था उन्हीं ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर प्रोफेसर उसे बताता है कि ब्लड क्वीन जाग चुकी है और उसका आखिरी हिस्सा अब भी ओसाइरिस क्लब के मुख्य ठिकाने में मौजूद है। अगर वो हिस्सा ब्लड क्वीन को मिल गया तो उसकी पूरी ताकत वापस आ जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर हेलबॉय की मुलाकात मेजर डेमियो से करवाता है, जो इस मिशन में उसके साथ रहेगा। पहली मुलाकात में ही दोनों की बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि अगले मिशन की कमांड डेमियो के हाथ में थी। प्रोफेसर दोनों को रोककर साफ कर देता है कि अब हेलबॉय, डेमियो और एलिस को साथ मिलकर काम करना होगा। उनका निशाना ब्लड क्वीन है, क्योंकि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो ऐसी जहरीली महामारी फैलाएगी जो इंसानों का सफाया कर सकती है। निकलने से पहले प्रोफेसर हेलबॉय को एक ब्रीफ केस देता है। रास्ते में केस खोलने पर हेलबॉय को अंदर एक शानदार कस्टम पिस्टल मिलती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। कुछ देर बाद तीनों ओसाइरिस क्लब के मुख्य ठिकाने पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाते ही एलिस को मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है और उसका सिर दर्द से फटने लगता है। आगे उन्हें पता चलता है कि क्लब के लगभग सभी सदस्य मारे जा चुके हैं। तभी उन्हें लेडी साइकिक की लाश मिलती है। एलिस उसके सिर को छूती है तो उसकी आत्मा उसके जरिए बोलने लगती है। वो हेलबॉय को चेतावनी देती है कि ब्लड क्वीन जाग चुकी है, वो एक राजा की तलाश में है और उसके मिलते ही हेलबॉय की असली किस्मत सामने आ जाएगी। आत्मा के गायब होते ही दूर से गुर्राने की आवाज आती है। हेलबॉय उस आवाज का पीछा करता है और पिगलेट को ब्लड क्वीन का आखिरी हिस्सा लेकर भागते देख लेता है। वो पिगलेट से भिड़ जाता है। तभी क्वीन का कटा हुआ हाथ बॉक्स से बाहर गिर जाता है। हेलबॉय की ताकत देखकर पिगलेट अपनी रानी को पुकारता है और तेज रोशनी के बीच ब्लड क्वीन की छवि सामने आ जाती है। वो हेलबॉय के दिमाग से खेलते हुए उसे याद दिलाती है कि इंसानों ने हमेशा उसके जैसे दानवों को ठुकराया है। हेलबॉय उसकी बातों में आने ही वाला होता है कि डेमियो उसे झकझोर कर होश में ले आता है, लेकिन तब तक पिगलेट आखिरी हिस्सा लेकर वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ ब्लड क्वीन की चुड़ैलें उसके शरीर के सभी टुकड़े जोड़कर मंत्र पढ़ती हैं और उसे पूरी तरह जिंदा कर देती हैं। अब ब्लड क्वीन अपनी पूरी ताकत के साथ इंसानों पर कहर बरपाने के लिए तैयार थी। अगले दिन तीनों फिश एंड चिप्स की दुकान को कवर बनाकर एक ठिकाने पर पहुंचते हैं। डेमियो हेलबॉय और एलिस को अपने साथियों के पास छोड़कर एक खास गोली लेने जाता है, जिसे खास तौर पर हेलबॉय को मारने के लिए बनाया गया था। ये गोली यहूदा की चांदी और सेंट डोमिनिक के खून से तैयार की गई थी और खुद पवित्र पिता ने इसे आशीर्वाद दिया था। डेमियो को शक था कि अगर हेलबॉय दुनिया खत्म करने वाला दानव बन गया तो इसी पवित्र गोली से उसे खत्म करना पड़ेगा। उधर हेलबॉय का गुस्सा प्रोफेसर पर निकल जाता है। वो कहता है कि उसके जैसे जीवों को भी शांति से जीने का हक है और सवाल करता है कि अगर प्रोफेसर उसे खतरनाक मानते थे तो बचपन में ही मार क्यों नहीं दिया। प्रोफेसर समझाते हैं कि उन्हें हेलबॉय के अंदर अच्छाई की उम्मीद दिखाई दी थी, लेकिन हेलबॉय का मानना था कि उसे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि उसके जैसे जीवों को खत्म किया जा सके। गुस्से में हेलबॉय वहाँ से निकलकर लिफ्ट में पहुँचता है, लेकिन लिफ्ट उसे
ऊपर ले जाने की बजाय एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। वहां उसके सामने एक डरावना घर होता है और अंदर जाते ही उसकी मुलाकात उसी चुड़ैल से होती है जिसने पिगलेट को ब्लड क्वीन के शरीर के टुकड़े जुटाने का काम दिया था। चुड़ैल उसे स्वादिष्ट खाना देती है, लेकिन जैसे ही हेलबॉय बर्तन में देखता है उसे इंसानी बच्चे की उंगली नजर आती है। ये देखकर वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी चुड़ैल उसे बुलाने की असली वजह बताती है। वो सौदा करती है कि बदले में हेलबॉय को ब्लड क्वीन का ठिकाना बताएगी, लेकिन इसके बदले उसे हेलबॉय की एक शैतानी आंख चाहिए। मजबूरी में हेलबॉय मान जाता है और चुड़ैल उसे किस करके सौदा पक्का कर देती है। फिर वो बताती है कि ब्लड क्वीन पेंडल हिल के पुराने पेड़ के पास जाकर अपना खून और ताकत वापस लेने वाली है और हेलबॉय के पास सिर्फ आधी रात तक का समय है। अब चुड़ैल अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन सौदा करते समय हेलबॉय ने आंख कब देनी है ये बताया ही नहीं था। वो चालाकी से कहता है कि आंख जरूर देगा, मगर अपनी मौत के बाद। ये सुनते ही चुड़ैल भड़क जाती है और दोनों में जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। हेलबॉय उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि चुड़ैल अपना पूरा घर हिलाने लगती है। तभी पता चलता है कि उसका अजीब घर किसी विशाल पक्षी के पैरों पर टिका हुआ था। घर के हिलते ही हेलबॉय का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दरवाजे से लटक जाता है। अपना सौदा पूरा न करने पर चुड़ैल उसे श्राप देती है कि एक दिन उसकी इन्हीं आंखों के सामने वो इंसान मर जाएगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हेलबॉय उस अजीब घर से नीचे गिरता है और अगले ही पल वापस प्रोफेसर और एलिस के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि ब्लड क्वीन पेंडल हिल पहुंच चुकी है और अब वहीं अपना अगला कदम उठाएगी। टीम तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एलिस रैम्बो के चेहरे पर बने निशानों के बारे में पूछती है। आखिर रैम्बो बताता है कि कई साल पहले बेलीज में उसकी टीम एक खतरनाक राक्षसी जगुआर का शिकार करने गई थी, लेकिन वो जीव इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में पूरी टीम को मार डाला। रैम्बो भी बुरी तरह घायल हुआ और उसके चेहरे पर गहरे पंजों के निशान पड़ गए, मगर किसी तरह उसकी जान बच गई। उसी घटना के बाद से उसके अंदर दानवों के लिए नफरत और बढ़ गई। आखिरकार टीम पेंडल हिल पहुंचती है, जहां उनका सामना अंधेरी ताकतों से होता है और कब्रों में पड़े मुर्दे भी जागकर हमला करने लगते हैं। इसी बीच ब्लड क्वीन उस प्राचीन पेड़ पहुंचकर उसमें छिपा अपना खून हासिल कर लेती है और उसकी सारी ताकत वापस लौट आती है। तभी उसकी बहन और बाकी चुड़ैलें उससे माफी मांगने पहुंचती हैं, लेकिन ब्लड क्वीन 2 चुड़ैलों को अपाहिज करके मार देती है और धोखेबाज जादूगरनी को जिंदा छोड़ देती है। वो जादूगरनी उसे कांटों का मुकुट भेंट करती है। तभी हेलबॉय की नई कस्टम पिस्टल से निकली गोली ब्लड क्वीन के चेहरे पर जा लगती है। उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है, लेकिन अगले ही पल ब्लड क्वीन उसे फिर ठीक कर लेती है। दूसरी तरफ रैम्बो और एलिस भी अंधेरी ताकतों से भिड़े हुए थे। एलिस अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उन जीवों की आत्माएं शरीर से बाहर खींचती है और फिर उन्हें जोरदार मुक्का मारकर खत्म करने लगती है। दूसरी तरफ ब्लड क्वीन फिर हेलबॉय को अपने साथ आने का लालच देती है और कहती है कि ये दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन हेलबॉय साफ मना कर देता है। तभी ब्लड क्वीन पिगलेट को एक पोर्टल से दूसरी जगह भेज देती है और हेलबॉय को उठाकर दूर फेंक देती है। उसी वक्त एलिस वहां पहुंचती है, लेकिन जाते जाते ब्लड क्वीन अपने कांटों वाले मुकुट का एक कांटा तोड़कर एलिस की गर्दन में घोंप देती है, जिससे जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। तभी धोखेबाज चुड़ैल बताती है कि एलिस को सिर्फ एक पुराने जादूगर से बचाया जा सकता है। टीम उसकी कब्र तक पहुंचती है और सदियों बाद उसे जगा देती है। कांटा देखते ही जादूगर मर्लिन समझ जाता है कि ये ब्लड क्वीन का जहर है। यही जादूगर कभी राजा आर्थर के साथ मिलकर ब्लड क्वीन को खत्म कर चुका था। वो हेलबॉय के सामने शर्त रखता है कि अगर एलिस को बचाना है तो उसे ब्लड क्वीन को खत्म करने के लिए कुछ भी करना होगा। हेलबॉय तैयार हो जाता है और जादूगर कांटा निकालकर एलिस की जान बचा लेता है। इसके बाद एलिस और रैम्बो को बेहोश करके वो हेलबॉय से अकेले में बात करता है। अपना हाथ काटकर खून गिराते हुए वो बताता है कि राजा आर्थर का वंश पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और हेलबॉय के अंदर भी उसी वंश का खून है। आर्थर की वंशावली एक लड़की तक पहुंची थी जिसने 1574 में बकरी का रूप धारण करके एक राक्षस से शादी की थी। उसी रात उसे नर्क ले जाया गया, जहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया और वही बच्चा आगे चलकर हेलबॉय बना। यानी हेलबॉय आधा इंसान आधा राक्षस और राजा आर्थर के खून का आखिरी वारिस था। जादूगर उसके खून की मदद से एक्सकैलिबर को बुलाता है, क्योंकि सिर्फ आर्थर का वंशज ही उस तलवार को उठा सकता था। लेकिन तलवार हाथ में आते ही हेलबॉय को भविष्य की भयानक झलक दिखाई देती है, जहां उसके सींग पूरी तरह निकल चुके हैं और वो एक ड्रैगन पर बैठकर इंसानों का सफाया कर रहा है। ये देखकर हेलबॉय तुरंत तलवार छोड़ देता है। जादूगर उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन एक्सकैलिबर बुलाने में अपनी पूरी ताकत खर्च कर चुका था। अगले ही पल उसका शरीर कमजोर पड़ता है और वो वहीं बिखर कर खत्म हो जाता है। इधर ब्लड क्वीन की पूरी ताकत लौट चुकी थी और वो लंदन पर जानलेवा श्राप छोड़ देती है, जो तेजी से पूरे शहर में फैलने लगता है। लोग जहाँ के तहाँ गिरकर मरने लगते हैं और हजारों जानें खतरे में पड़ जाती हैं। उसका मकसद पूरी इंसानी जाति का सफाया करना था। इसी बीच वो पैरानॉर्मल ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर देती है। हेलबॉय, रैम्बो और एलिस वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पूरा ठिकाना लाशों से भरा मिलता है और प्रोफेसर गायब होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्लड क्वीन और उसके जीव शहर में तबाही मचा रहे हैं, इसलिए टीम सेंट पॉल कैथेड्रल पहुँचती है। वहाँ वही पिगलेट अब कई गुना बड़ा और ताकतवर होकर उनका इंतजार कर रहा था। हेलबॉय उससे भिड़ जाता है और दोनों के बीच लंबी जबरदस्त लड़ाई शुरू
शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पिगलेट उस पर भारी पड़ने लगता है। तब रैम्बो अपनी अंदर छिपी राक्षसी जैगुआर शक्ति बाहर निकालकर जानवर के रूप में बदल जाता है और हेलबॉय के साथ मिलकर पिगलेट पर हमला करता है, मगर विशाल पिगलेट एक ही जोरदार वार में रैम्बो को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो भारी मलबे से हेलबॉय को कुचलने वाला होता है, तभी ब्लड क्वीन वहां पहुंचकर उसे रोक देती है। पिगलेट गुस्से में क्वीन से बहस करने लगता है और याद दिलाता है कि उसने उसके शरीर के टुकड़े जुटाकर उसे इसलिए जिंदा किया था ताकि एक दिन हेलबॉय से अपना बदला ले सके, लेकिन ब्लड क्वीन साफ कह देती है कि अब उसे पिगलेट की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपनी जादुई शक्ति से उसका शरीर सिकोड़ देती है और आखिरकार पिगलेट खून के लोथड़े में फट जाता है। इसके बाद ब्लड क्वीन हेलबॉय को कैथेड्रल के नीचे ले जाती है, जहाँ राजा आर्थर की पुरानी कब्र और पत्थर में फंसी एक्सकैलिबर मौजूद थी। वो हेलबॉय को तलवार उठाकर अपने साथ दुनिया पर राज करने का लालच देती है, लेकिन हेलबॉय साफ मना कर देता है। तब ब्लड क्वीन प्रोफेसर को सामने लाकर उंगली के इशारे से उनकी गर्दन काट देती है। हेलबॉय उन्हें गिरने से पहले पकड़ लेता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बाहों में दम तोड़ देते हैं। पिता की मौत से हेलबॉय का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक्सकैलिबर उठा लेता है। तलवार हाथ में आते ही उसके सींग पूरी तरह बाहर निकल आते हैं और सिर के ऊपर आग का भयानक मुकुट बन जाता है। अब हेलबॉय अपने असली डीमन किंग रूप में आ चुका था। उसकी ताकत से नरक का विशाल दरवाजा खुल जाता है और धरती जगह जगह फटने लगती है। उन दरारों से विशाल राक्षस बाहर निकलकर लंदन को नरक बना देते हैं। कोई राक्षस आग बरसाकर लोगों को मार रहा था, तो कोई उन्हें पकड़कर चीर रहा था। इमारतें गिर रही थी और चारों तरफ चीख पुकार मची थी। ऐसा लग रहा था कि हेलबॉय के हाथों इंसानों के विनाश वाली भविष्यवाणी सच होने वाली है। ब्लड क्वीन उसके इस रूप से बेहद खुश होती है और उसे अपना राजा जबकि खुद को उसकी रानी बनाने का प्रस्ताव देती है, लेकिन एलिस चुपके से प्रोफेसर के शव के पास पहुंचकर अपनी शक्ति से उनकी आत्मा बुला लेती है, क्योंकि उसे भरोसा था कि सिर्फ प्रोफेसर ही हेलबॉय को रोक सकते हैं। उधर ब्लड क्वीन लगातार हेलबॉय को अपने साथ आने के लिए उकसा रही। तभी रैम्बो अपनी खास बंदूक में वही खतरनाक गोली भर लेता है जो खास तौर पर हेलबॉय को मारने के लिए बनाई गई थी। अगर प्रोफेसर की आत्मा उसे वापस नहीं ला पाती तो रैम्बो को मजबूर होकर गोली चलानी थी। तभी प्रोफेसर की आत्मा हेलबॉय से बात करती है और उसे याद दिलाती है कि उन्होंने हमेशा उस पर भरोसा किया, उसे कभी सिर्फ हथियार नहीं समझा बल्कि अपने बेटे की तरह प्यार किया। ये बातें हेलबॉय के दिल तक पहुंच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका असली परिवार कौन था और ब्लड क्वीन उसे किस अंधेरे रास्ते पर ले जा रही थी। अगले ही पल हेलबॉय एक्सकैलिबर से ब्लड क्वीन का सिर धड़ से अलग कर देता है और तलवार जमीन में गाड़ देता है। तलवार की शक्ति से नरक के दरवाजे बंद होने लगते हैं और सारे राक्षस वापस उसी अंधेरी दुनिया में खिंच जाते हैं। इसके बाद हेलबॉय अपने सींग तोड़कर अपने डीमन रूप को ठुकरा देता है और ब्लड क्वीन का कटा सिर नरक के खुले दरवाजे में फेंक देता है। दरवाजे बंद होते ही ब्लड क्वीन हमेशा के लिए नरक में कैद हो जाती है। गायब होने से पहले प्रोफेसर की आत्मा आखिरी बार कहती है कि हेलबॉय का पिता बनना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। ये सुनकर हेलबॉय अपने पिता को याद करके भावुक हो जाता है। उधर रैम्बो उस खास गोली को नष्ट कर देता है। एलिस वजह पूछती है तो वो बस कहता है कि उसे वो गोली इस्तेमाल करना सही नहीं लगा, लेकिन उसमें ऐसा क्या था ये नहीं बताता। इसके 6 महीने बाद हेलबॉय, रैम्बो और एलिस साइबेरिया पहुंचते हैं, जहां उनका अगला मिशन अटलांटिस सोसाइटी के खिलाफ होता है। दुश्मनों से भिड़ते ही हेलबॉय और रैम्बो अपनी जैगुआर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और तीनों मिलकर संगठन के सदस्यों का सफाया कर देते हैं। तभी उन्हें एक टैंक दिखाई देता है जिसके अंदर एक रहस्यमयी जलीय प्राणी मौजूद था, एब सेपियन। इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो भाइयों, ब्लड क्वीन का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन हेलबॉय की कहानी अभी बाकी है। आखिर में सामने आया एब सेपियन साफ इशारा करता है कि अगला मिशन और भी खतरनाक होने वाला है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली कहानी।